बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 10th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड के पास्ट पेपर्स उठा के देखें तो इस टॉपिक से 1-2 MCQs आपको हर हाल में नज़र आएंगे। तो अब बोर्ड में इस टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरी तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको याद हो तो आप पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ के आ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या थी कि जब एक सर्टेन मीडियम से लाइट की रे आई, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल हुई, तो सेम एंगल के साथ वो अपने पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन। फिर हमने उसी टॉपिक में रिफ्लेक्शन के 2 लॉज डिस्कस किए थे। फर्स्ट लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करें इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हर हाल में इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन, डायग्राम इसकी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस इसको करेंगे। और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होंगे। जिस तरह रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे वैसे ही आज रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। अब वो क्या सेम है कि नहीं है यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन ये आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्शन के 2 लॉज बताएं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में ये एग्जांपल देखें, ये एक्सपेरिमेंट आप घर बैठ के भी कर सकते हैं कि एक हमारे पास ये ब्लू कलर जो आपको नज़र आ रहा है, एक समझे कि ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में आप क्या करें कि इसको हाफ वाटर से फिल कर दें। तो इसके अंदर देखें, ये जो ग्रीन कलर है समझे कि ये इसके अंदर पानी है, वाटर है। अब ये जो रेड कलर है ये बेसिकली एक पेंसिल है। तो आप क्या काम करें, 3 काम करें। पहले ग्लास लें, फिर उसके अंदर पानी भरें और फिर एक पेंसिल को इस ग्लास के अंदर पुट करें। जैसे ही आप ग्लास के अंदर इस पेंसिल को डुबोएंगे, फिर थोड़ा सा पीछे होकर आप इसके ऊपर गौर करें, देखें इसको। आप पेंसिल के अपर एंड पे भी गौर करें और पेंसिल का जो लोअर पार्ट इस ग्लास के अंदर पानी में डूब चुका है उस हिस्से पे भी गौर करें। जब आप ऊपर देखेंगे फिर ग्लास के जिस पानी वाले हिस्से में पेंसिल डूब चुकी है उस हिस्से पे भी गौर करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि पेंसिल टूट चुकी है। आपके साथ ऐसे समझें कि धोखा हो रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल डूब चुकी है। आप देखें ना, यहाँ पे ज़रा गौर करें, अपर पार्ट पे भी देखें, लोअर पार्ट पे भी देखें, तो आपको ऐसे फील होगा कि यार यहाँ पे ना पेंसिल टूट चुकी है। तो क्या रियल में पेंसिल टूट चुकी है? नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो आखिर ये आपको क्यों फील हो रहा है, किस वजह से फील हो रहा है? याद रखिएगा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन क्या है? ये बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट है कि जब लाइट की एक रे, यानी कि अगर आपके पास कोई टॉर्च है उसमें से अब लाइट की रेज निकलेंगी। बंडल ऑफ रेज क्या कहलाती है? बीम। तो आप कहते हैं ना बीम आ रही है लाइट की, तो अब उन रेज में से आप एक लाइट की रे को कंसीडर करें, लेके चलें। ठीक है, तो सपोज करें यहाँ से बहुत सारी लाइट की रेज आ रही है, उनमें से हम एक को कंसीडर करते हैं। तो ये लाइट की रे आई, अब वो किसी दूसरे मीडियम में क्या होगी? एंटर होगी। जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। अब डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट बेंड हो गई है। अपने जिस पाथ से पहले आ रही थी, दूसरे मीडियम में आते ही वो थोड़ा सा अपने पाथ को चेंज कर लिया उसने। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी यही कहानी चल रही है जिसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि पेंसिल टूट चुकी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। फिर इससे ऊपर एक और एग्जांपल दी गई है कि अगर तालाब के अंदर आप फिश पे गौर करें, मछली पे, तो जो शिकारी होते हैं ना, वो आप उन पे कभी उनसे पूछें, आप कभी आपको कोई मिले तो उससे पहले पूछें, जो शिकार करते हैं फायर से, तो उनसे अगर आप पूछें तो वो जहाँ पे एक्चुअल में उनको फ़िश नज़र आती है ना, वो थोड़ा उससे नीचे अपना फोकस रखते हैं, निशाना लगाते हैं। क्योंकि दरअसल जब फ़िश, मछली पानी के अंदर मौजूद होगी तो याद रखिएगा, जहाँ पे आपको लग रहा होगा ना कि मछली यहाँ पे है, या कोई भी आप में से पानी के अंदर जब कोई लोग नहाते होंगे, नहर में, तालाब में, सुनते हैं ना कि बॉयज़ नहाते हैं, तो वो भी सेम इसी तरह से बाहर खड़े होने वाले को जब फील होगा ना कि वहाँ पे है ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में वो वहाँ नहीं होता,
वो जहाँ पे मौजूद होता है रियल में उससे थोड़ा सा ऊपर पानी के अंदर, वो थोड़ा सा ऊपर उसको फील होगा, नज़र आएगा। ये भी आपके साथ धोखा हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी अब किस वजह से ऐसा फील हुआ आपको? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये सारी रिफ्रैक्शन की कहानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसको डायग्राम से समझते हैं और फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन से। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, डेफिनेशन करने लगा हूँ, साथ साथ नोट करते जाएंगे बेटे। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग किसकी बेटे? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग की बात कर रहे हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes from air बेटे, from air into, अच्छा टू नहीं लगाना या इन नहीं लगाना, into यानी कि कोई, अच्छा इन में और into में फ़र्क है। इन होता है पहले से चीज़ अंदर मौजूद हो तब इन लगाते हैं, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही हो ना तब वहाँ लगाते हैं into। अब देखें ना, passes from air into यानी कि एयर से ग्लास में आ रही है तो इनटू लग गया। तो आप वर्डिंग पे थोड़ा गौर करेंगे, ठीक है ना, तो आपको फील हो जाएगी डेफिनेशन। तो फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, या फिर इसके उलट भी कर सकते हैं, ग्लास से एयर की बात भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको यहां पे बताएंगे। एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि जब एक लाइट की रे एयर वाले मीडियम से आएगी और ग्लास में एंटर होगी, ग्लास में एंटर होगी, तो जो देखें लाइट की एक रे आई एयर वाले मीडियम से, यहाँ सपोज करें सारी एयर है, तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि एयर के मीडियम से एक रे आई लाइट की और किसी दूसरे मीडियम में एंटर हुई, ग्लास वाले मीडियम में सारा ग्लास है, इसमें क्या हुई? एंटर हुई, तो क्या कर जाती है? देखें ज़रा, बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो पहले ये देखें, ये आ रही थी इंसिडेंट रे, ग्लास वाले मीडियम में एंटर हुई, अपने आप को क्या कर लिया उसने? चेंज कर लिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो इसका मतलब लाइट क्या होगी? बेंड होगी। यहाँ गौर ना करें, सिर्फ यहाँ देखें, इन दो रेस पे गौर करें। लाइट आई, दूसरे मीडियम में एंटर हुई, क्या होगी? बेंड होगी, अपनी डायरेक्शन को उसने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अब ये किस वजह से चेंज आता है आपको बताते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जब एक मीडियम से एयर से लाइट की रे आएगी, किसी दूसरे ग्लास के मीडियम में एंटर होगी, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी या अपनी लाइट की जो रे है वो बेंड हो जाएगी। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये क्या कहलाएगा? फेनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाएगा। डेफिनेशन क्लियर है जी। तो डायग्राम आपके सामने, ग्लास का मीडियम, एयर से एक रे आई, ग्लास में एंटर हुई, समझ गए ना, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। अब थोड़ा इसको डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो इस इंसिडेंट रे को हम नाम दे देते हैं, सपोज करें आई ओ आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक। तो इंसिडेंट रे आई ग्लास के मीडियम पे, ये इंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है। ग्लास के मीडियम में एंटर हुई तो क्या हो गई? बेंड हो गई, अपने डायरेक्शन को उसने चेंज कर लिया है। तो ये आपके पास क्या है? ग्लास के अंदर ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये बात दर्शकों याद रखिएगा। अब आपको ये बात पहले पढ़ा चुके हैं कि प्लेन के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? नॉर्मल। तो ये देखें, ये प्लेन है, सही। अब इस प्लेन के ऊपर ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, लाइन नज़र आ रही है, ये हमने परपेंडिकुलर, ये देखें, ये एंगल कितना बन रहा है? 90 नहीं बन रहा, ये देखें, सही है। तो अगर प्लेन के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। तो ये है आपके पास नॉर्मल। अब ये बात भी पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये देखें, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये वाला जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है डियर स्टूडेंट्स आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये एक केस में भी डिस्कस कर रहा हूं। अब अगला पॉइंट जरा गौर से सुने। जब लाइट की रे आएगी ना, इस ग्लास के इस पॉइंट पे जब फॉल करेगी, एंटर होने लगेगी, तो लाइट का कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा, इसके अंदर से पास हो जाएगा, और कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगा। थोड़ी बहुत लाइट की रे जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो अगर आप बुक में देखें तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि लाइट का पार्शली पार्ट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर लें, पार्शली रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम जो तवज्जो देंगे या जो हिस्सा डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड जो रे है उसको हम लेके चलेंगे, हम ये वाला हिस्सा इग्नोर करेंगे, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखें, जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जब भी एयर वाले मीडियम से इंसिडेंट रे आएगी, ग्लास वाले मीडियम में एंटर होगी, जैसे ही एंटर होगी तो वो नॉर्मल से अपने आप को थोड़ा नॉर्मल के करीब की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि जब इंसिडेंट रे आएगी, ग्लास में एंटर होगी, तो वो नॉर्मल से अवे बैंड होगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो फिर अपने जहन में ये बात बिठा लें, यहाँ पे भी गौर करें कि देखें, ये इंसिडेंट रे आई, ग्लास में एंटर हुई, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल से दूर नहीं जा रही बल्कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। कैसे पता चलेगा, देखें आप इसको थोड़ा इमेजिनरी तौर पे यहाँ पे ड्रा करें। ये जो इंसिडेंट रे थी, इसको अगर आप आगे लेके जाएं, देखें एक्चुअल में तो यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उधर नहीं गई बल्कि नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। इधर जाती, इस साइड पे होती तो हम कहते हैं अवे बेंड हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब एयर से ग्लास में एंटर हुई तो रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन कि क्या हमेशा नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी रे? तो आंसर होगा नो, अवे भी बेंड हो सकती है। तो ये जो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, ये एक केस था, ठीक है, सिर्फ इस रे और इस रे को डिस्कस किया है हमने। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, यानी कि ये है आपके पास केस 1। अब केस 2 देखें, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन किया है कि क्या नॉर्मल से अवे भी लाइट बेंड हो सकती है, तो हम कहेंगे यस, और वो केस 2 बन जाएगा। अब एक लम्हे के लिए इसको भूल जाएं, इस इंसिडेंट रे को भूल जाएं। आप ये देखें, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ना वाइस वर्सा, कि ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में। अब ये देखें, यहाँ से आपने गौर करना है, सिर्फ इतने हिस्से पे आपने तवज्जो देनी है, ये इतने हिस्से पे, ठीक है, यहाँ पे गौर करना है। अब ये देखें, ग्लास से रे आई, अब ये आपके पास सपोज करें इंसिडेंट है, जैसे ही वो एयर में दाखिल होगी, एयर में आएगी, तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन पे गौर करें, ग्लास के अंदर, और फिर यहाँ एयर, यहाँ पे सारी क्या है, एयर। जैसे एयर में आई तो उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, रे ने चेंज कर लिया, तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब लाइट क्या होगी, बेंड हो गई। तो यहाँ पे अब ये केस 2 है, तो ग्लास से एयर। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि इस केस में लाइट बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। तो डियर स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये आ गया आपके पास नॉर्मल, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये जो रेड वाली रिफ्रैक्टेड रे आई है, इसको अब आप इंसिडेंट ही कंसीडर करें। ये रेड वाली आ रही है, ये देखें, ये आप डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ना चेक कर सकते हैं, ये देखें। अब इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन वो बेंड हो गई है। तो नॉर्मल से देखें, यहाँ अगर आनी चाहिए थी तो इससे तो दूर है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे नॉर्मल से ये अवे,
नॉर्मल से ये अवे बेंड हो गई है। तो इसका मतलब हमने आंसर ठीक दिया कि भाई बिल्कुल नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, बेंड हो सकती है। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आपका केस 2 है। बुक ने इकट्ठा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप अलग अलग इसको समझ सकते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स आपके पास डायग्राम की डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ से एक MCQ है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ज़रा समझते हैं। याद रखिएगा, जब ये, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी होता है ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, लाइट बेंड क्यों हुई है दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद, तो ये इस क्वेश्चन का हम आंसर देने जा रहे हैं। देखें, जब इस मीडियम एयर वाले मीडियम से इंसिडेंट रे आएगी तो ग्लास वाले मीडियम में जब एंटर होगी तो बेसिकली इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है? स्पीड में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, अपने एक्चुअल पाथ से हट जाती है, डेविएट हो जाती है। तो आप क्या निशानी याद रखेंगे कि किस वजह से ये चेंज आता है? कि स्पीड में चेंज आने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। अब इस स्पीड में चेंज क्या होगा? वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? तो फिर याद रख लें, यहाँ पे चीज़ आती है एक्चुअल में ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कोई चीज़ कितनी भारी है या हल्की है ना, यही होता है ना डेंसिटी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो मीडियम है ना, मीडियम, वो उसके अंदर जब लाइट आएगी तो वो उसकी स्पीड को कितना स्लो कर देगी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि जब लाइट उस मीडियम के अंदर एंटर होगी तो वो मीडियम उस लाइट की स्पीड को कितना स्लो कर देगा, ये ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे आती है, ग्लास वाले मीडियम एंटर होती है, तो इसकी जो डेंसिटी है, मीडियम जो है, ये उस लाइट की स्पीड को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से लाइट बेंड हो जाती है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। ठीक है, ये आप आंसर देंगे। अब भी ये क्यों हुआ, तो आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 10 के अंदर शैलो वाटर, डीप वाटर का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। मैंने आपको ये MCQ भी बताया हुआ है, वही कहानी यहाँ पे चलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, अगर आप एक स्टोन को, छोटे पत्थर को पानी के अंदर फेंकें तो आप देखते हैं कि जिस जगह पे पत्थर जाके गिरता है उसके बाद ऐसे वेव्स के वेव फ्रंट बनते जाते हैं, यानी कि लहरें ऐसे सर्कल की शेप में, एक गई, फिर उसके बाद दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, ऐसे आपको नजर आते हैं ना, तो उनको वेव फ्रंट बोलते हैं। एक से लेके दूसरे वेव फ्रंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं, यानी कि ये ऐसे वेव फ्रंट हो गए ऐसे। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? लैम्डा, वेव लेंथ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? लैम्डा। तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। इन्हें आप स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, और इसी तरह एक प्लेन वेव फ्रंट भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट ड्रा करूँ, सपोज करें ये देखें जी, ये पहला वेव फ्रंट है, ये सपोज ही करना है आपने, ये दूसरा वेव फ्रंट है, इसी तरह से ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, इस तरह से। अब आपने गौर करना है, जब आप एयर में होते हैं ना, तो तब यहाँ पे वेव फ्रंट के बिटवीन, यानी कि दो वेव फ्रंट के बिटवीन, या इनको क्रस्ट भी बोल सकते हैं, इनके बिटवीन ये है वेवलेंथ लैम्डा। इसका गैप देखें, ये क्या है? ज़्यादा। ये क्या है? गैप ज़्यादा। तो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा। जैसे ही लाइट की रे इस ग्लास वाले मीडियम एंटर होती है ना, तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं, इनके बिटवीन ये जो वेवलेंथ है ये कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा, ग्लास के अंदर वेव लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो अब आपको रिलेशन याद होगा, V = F लैम्डा। तो यहाँ से देखें, फिर अगर लैम्डा यहाँ पे ज़्यादा है तो स्पीड, अगर यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? याद रखें, मैंने चैप्टर नंबर 10 में बताया था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और कलर, लाइट का कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होंगे। फ्रीक्वेंसी और लाइट का कलर चेंज नहीं होंगे। हाँ, वेवलेंथ और V का रिलेशन यहाँ पे क्या आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है। तो इस केस में देखें, एयर वाले में वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे देखें वेवलेंथ कम, तो ग्लास वाले में लाइट जब एंटर होती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब यहाँ पे स्पीड कम आती है तो उसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो ये था इस बात का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली होंगी। मैट्रिक के लिए आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो अब चलते हैं जी आगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट MCQ है।
यहाँ से लाइट की रे आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, वो तो डिस्कस हो गया, ठीक है। बैंड कैसे हुई, क्यों हुई, उसकी वजह भी बता दी। अब एक MCQ आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट रे आए और ग्लास में एंटर हो तो फिर क्या वो बैंड होगी, क्या उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा? यहाँ तो हमने देख लिया कि अगर यहाँ से आती है तो स्पीड भी स्लो हो जाएगी और बैंड भी हो जाएगी, ये बात तो समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नॉर्मल के ऊपर ही, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे आए और ग्लास वाले मीडियम में एंटर हो, यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल है, ये एयर वाला मीडियम और यहाँ पे क्या है, ग्लास। तो अगर नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे आए, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे आए, इंसिडेंट रे, और वो डिस्टेंस इस ग्लास वाले मीडियम में क्या हो, एंटर, तो फिर याद रख ले वो बेंड नहीं होगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अलोंग अगर वो आ रही है और जैसे ग्लास में एंटर होगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, वो उसी के अलोंग रहेगी। अब यहाँ पे लाइट बेंड तो नहीं हुई, क्या उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा? तो आंसर होगा यस। हाँ, स्पीड इसकी स्लो ज़रूर हो जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड स्लो ज़रूर हो जाएगी, याद रख ले। कैसे? एयर में आपको पता होगा, आपने वैसे तो यहाँ पे मैंने बताना है, लेकिन यहाँ पे MCQ डिस्कस कर लें तो याद रख लें, एयर में जो स्पीड रहेगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब ग्लास में आएगी तो ये हो जाएगी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड स्लो ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस MCQ को भी याद रखना है। लो जी, अब हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। तो इसको डियर स्टूडेंट्स एक नज़र देख लें, यहाँ तक मैं यहाँ से टाइम चेंज कर लूँ, फिर आगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। चलें जी, तो अब डियर स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। नंबर 1 इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह का लॉ है जैसे रिफ्लेक्शन में था, तो पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है। हाँ, दूसरा लॉ डिफरेंट है। सेकंड लॉ है रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो रेशियो होगी ना साइन आई ओवर साइन आर की, ये बराबर रहेगी एक कांस्टेंट के। ये है सेकंड लॉ। अब वो क्या है इसका मैथमेटिकल रिलेशन, वो देख लें। हम क्या बात कर रहे हैं, जो कुछ यहाँ पे कह रहे हैं वही लिख दें। साइन आई, तो इसका मतलब साइन आई टू द साइन आर, ये बराबर रहेगा किसके डियर स्टूडेंट्स? एक कांस्टेंट के, एक कांस्टेंट के, जिसको आप डियर स्टूडेंट्स क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पे एन का नाम दे रहे हैं, याद रखिएगा। अब यही जो चीज़ है ना, ये जो रेशियो है साइन आई ओवर साइन आर की, जो कि बराबर है कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे एन का। तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। ये जो बेसिकली रेशियो आई है, इसको आप डियर स्टूडेंट्स स्नेल लॉ भी कहते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो यही आपकी बुक ने यहाँ पे बात लिखी है कि दिस रेशियो इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहाँ से है, कैसे इसको निकालेंगे? ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यानी कि बेसिकली तो ये एक चेंज है। तो यहाँ पे देखें ना, लाइट आई, दूसरे मीडियम में एंटर हुई, तो स्पीड में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये जो स्पीड में चेंज आया है ना, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब इसकी रेशो कैसे लेनी है स्पीड की, देखें, फील करें। सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसको नहीं देखना, साइन आई ओवर साइन आर को नहीं देखना। अगर आपने वो स्पीड में चेंज निकालना है तो इसको नहीं छेड़ना, ये साइन आई ओवर साइन आर ही रहेगा। बल्कि इधर गौर करें, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यहां बच्चे गलती करते हैं कि पहले सेकंड टू द फर्स्ट, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो आएगी ना, ये इसके बराबर रहेगी। तो इस तरह से आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, यानी कि स्पीड में जो चेंज होगा वो मिल जाएगा। तो मैं फार्मूले से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखें, यानी कि ये जो साइन आई ओवर साइन आर है, ये बराबर है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एन के, ठीक है। अब ये बेसिकली स्पीड में चेंज आएगा तो आपको एन मिलेगा ना। तो इसको वो ये कह रहा है कि इसको आप जब भी कैलकुलेट करना हो तो सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, वो स्पीड में तो चेंज है ना, उसी चेंज को ऐसे निकालना है। तो इस बात का मतलब पता क्या है कि अगर मैं उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना चाहूँ तो ये बनता है n2/n1 बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो याद रख लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको नहीं छेड़ना। साइन आई ओवर साइन आर की रेशो यही रहेगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ओवर n1 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, स्पीड में जो चेंज आया है वो आपके पास क्या हो सकता है जी, c ओवर v हो सकता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे अगर 1 है तो उसको आप v1 कह दें और ये नीचे आ जाएगा v2 आ जाएगा। तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। अब वो v1 से मुराद वही है एयर वाली, एयर में जो लाइट की स्पीड होगी, और v2 से मुराद है किसी और मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी। तो इस तरह सिर्फ बताना मैंने ये था कि इस लाइन से मतलब यही बनता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो रेशो है ये डियर स्टूडेंट्स स्पीड की रेशो के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन बना रही है। हाँ, ये रेशो आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने स्पीड की रेशो निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो फिर आपने ये याद रखना है कि जिसमें लाइट एंटर होगी ना वो पहले टू द जिधर से आई थी, ये निशानी याद रख लें। यानी कि जब भी स्पीड का फार्मूला निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, तो जिसमें लाइट एंटर हुई है उस मीडियम की स्पीड डिवाइडेड बाय जिस मीडियम से आई थी उस मीडियम की स्पीड, ये रेशो निकालनी। इस तरह से याद रख लें, कभी भूलेगा नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी डिस्कशन। आगे चलते हैं जी। इसी रेशो को डियर स्टूडेंट्स आप क्या नाम देते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछे स्नेल लॉ क्या है, आप यही रेशो बताएं। जब आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तब भी आप ये रेशो बता सकते हैं। अब थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से समझें कि जो चेंज की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ अ मीडियम इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द, सॉरी ये यहाँ से देखें, इज द रेशो स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर टू द स्पीड v ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये जो रेशो होगी ये कहलाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, वही रेशो आसान भाषा में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सही है। जब आप इस फार्मूले में लेके आएंगे तो ये उलट हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब इसको याद रखते हुए इसका मैथमेटिकल रिलेशन होगा n इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c ओवर v बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ से वो बात मेरी प्रूफ हो जाएगी जो मैंने आपको बताई है, क्या कि स्पीड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है, इनवर्स है। तो ये देखें, ये है ना v, मीडियम में स्पीड, सही है। तो इसका n के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स। तो फिर याद रख ले, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड स्लो हो जाएगी, उस मीडियम में स्पीड स्लो हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना है। क्लियर है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये वैल्यूज़ आपके पैराग्राफ में दी गई हैं, इनको आपने याद रखना है। ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे भी कुछ होंगे, टेबल होगा आपकी बुक में। तो ये हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो आपको पहले ही यहाँ पे बता चुका हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है इसको भी याद रखें, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब हम एग्जांपल देते हैं भी ये कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। देखें, एयर से आप ग्लास में आ रहे हैं ना, तो एयर से ग्लास में आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या रहेगा, n इज इक्वल टू c ओवर v। c यहाँ पे क्या है, इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, और v इन मीडियम। अब वो मीडियम आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ग्लास। एयर से आई ग्लास में आई, एयर से ग्लास में आ रहे हैं। तो फिर डियर स्टूडेंट्स इन एयर स्पीड क्या होगी, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और ग्लास में क्या है 2 मल्टीप्लाई 10⁸। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आती है वैल्यू 1.5। तो ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, याद रख ले इस डायग्राम से कि अपना इंसिडेंट रे जब एयर से ग्लास में एंटर होगी तब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है ग्लास के केस में 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5।
ये टेबल में दिया गया लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये MCQ डिस्कस हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा ग्लास का। तो लास्ट में इंपॉर्टेंट MCQs, पूरा टेबल आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में दिया गया, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादातर पास्ट पेपर में MCQ आ चुके हैं वो इनमें से आपने ये 4-5 वैल्यूज़ याद रखनी है, एक ये वाली ग्लास वाली और 4 ये याद रख लें, सारी नहीं होती, भूल जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एयर अगर हमारे पास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने याद रखना है, वो है जी 1.00। यूनिट इसका नहीं होगा, ठीक है ना, रेशो है ना, रेशो है, इसीलिए यूनिट नहीं रहेगा। तो एयर का 1.00 और आइस के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो रहेगा 1.31 और जो वाटर में रहेगा वो रहेगा 1.33। ये बोर्ड में आ चुका है MCQ। और जो डायमंड का है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के टेबल में पहला यही दिया गया है डायमंड, तो पहले वाला और लास्ट वाला तो लाजमी याद करना है, ठीक है। तो 2.42 है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, या रेशो भी पूछ सकता हूँ, वैसे तो वो n = N2/N1 ही आ जाएगा ना। तो जब आपसे डायमंड का पूछे ना तो इसका मतलब होगा वो एयर के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, ग्लास का पूछ रहा है तो एयर के हिसाब से। तो आप याद रख लें, जब डायमंड का पूछेगा तब भी आपने यही समझना है, बेशक वो एयर कहे ना कहे तब भी मुराद यही होगी कि एयर के हिसाब से डायमंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक की डिस्कशन, डिटेल में हर एक चीज़ आपको समझाई है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और इस चैनल का ज़रूर ख्याल करना है। लेकिन फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर यही कह रहे होते हैं बार बार, सर जी ये चैप्टर पूरा करा दें, ये करा दें, जबकि आप अपने दोस्तों को चैनल का लिंक शेयर करके सब्सक्राइब नहीं करवा रहे। तो जब आपका पॉजिटिव फीडबैक आएगा आप दुआ भी देते रहें, इससे हमें एनर्जी मिलती है और साथ में आप इसको अपना चैनल समझें। ये हम सारी मेहनत आपके लिए करते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से, अपने प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।